गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने क्रेब्स चक्कर की बात की थी कि भाई क्रेब्स चक्कर क्या होता है, इसकी अपने जानकारी ली थी। क्रेब्स चक्कर के बारे में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसकी बात होगी। आज अपनी नेक्स्ट हेडिंग है ईटीएस। ईटीएस इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या हिंदी बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। देखिए क्या होता है, इसको समझिए आप। ईटीएस क्या है कि भाई क्रेब्स चक्कर में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये तो अपने बात कर ली थी। उसमें इलेक्ट्रॉन जो आपने पढ़ा था, ये भाई एक NaDH2 और एक बनता है FADH2, ठीक है। ये दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। अब इनका क्या होता है कि अपन को पता है कि NaDH2 जो होता है ये आपके इलेक्ट्रॉन ईटीएस में जाकर क्या करेगा, ये 3 ATP जनरेट करेगा और ये 2 ATP जनरेट करेगा। ये अपने बात के लिए भाई ये जनरेट होती कैसी, बनती कैसे, उसकी बात करने वाले हैं। कभी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होता है, ये जो इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के वाहक में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ जाते हैं। तब जाके क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर जो झिल्ली है उसके अंदर फिर ATP बनेंगे, ठीक है। और फिर अपन कहते हैं भाई एक NaDH2 होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई ATP जनरेशन, देखिए मैं आपको समझाता हूँ होता कैसे है। कि जैसे ये अपन माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन ऐसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वलित होती है, ठीक है। यह तो आपके क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। और ये आपके पोर्शन क्या कहलाता है, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। और ये झिल्ली क्या कहलाती है, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में पदार्थ है उसे बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। ये अपने बात कर ली। अब क्या पढ़ क्या रहे हैं अपन कि भाई ग्लूकोज जो था वो यहाँ आपके ग्लूकोज ये बाहर ये कोशिका द्रव्य है, भाई ये कोशिका में पाया जाता है। सिंपल से मान लीजिए कोशिका है तो ये कोशिका द्रव्य। तो ग्लूकोज से जो पायरुवेय अम्ल बनता है ये इसके बीच में बन गया कि भाई ग्लूकोज था, ये पायरुवेय अम्ल बन गया, ठीक है। कोशिका द्रव्य में क्रिया होगी। अब पायरुवेय अम्ल जो होता है ये आपके क्या प्रवेश करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहाँ क्रेब्स चक्कर संचालित होता है और यहाँ लिंक रिएक्शन के द्वारा एंटर करता है। और यहाँ पे अपने पढ़ा कि 30 ATP का फॉर्मेशन होता है, 8 ATP यहाँ बनते हैं, तो अपन बोलते हैं 38 ATP। कुछ ये 36 ATP लिखा होता है, मतलब क्या होता है, कुछ मानते हैं कि जो ये पायरुवेय अम्ल से ये जब लिंक रिएक्शन होती है तो यहाँ 2 ATP खर्च हो जाती है अंदर आने में, तो कुछ 36 ATP बोलते हैं, सामान्य सी बात है। अब क्या है कि भाई NaDH2 जो है वो 3 ATP जनरेट करता है। वो कैसे करेगा कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी आंतरिक झिल्ली पे जब ये NADH आते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा देखिए, एनर्जी जो कैसे ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो अपने हरित लोगों में पढ़ा तो भी ATP जनरेट होती है जब आयंस पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जब उनमें बीच में डिफरेंस होता है कि भाई ये जब ये अंदर आएंगे बाहर जाएंगे तो क्या होगा, एक आवेश जनरेट होगा, ठीक है, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। उस आवेश उत्पन्न होने की वजह से मान लीजिए यहाँ आवेश की जो आपके H+ आयन उत्पन्न हुए, भाई NaDH जो आपने देखा होगा कि भाई Na जो है, ठीक है, जब ये NaDH2 बनाता है इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और मान लीजिए जब NaDH2 NAD बनेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये H+ क्या होंगे, आयन मुक्त होंगे। तभी जब ये H+ आयन जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे हृदय हो, इनकी मेम्ब्रेन पे जैसे H+ आयन, ये जैसे इनर मेम्ब्रेन पे H+ आयन ज़्यादा हो गए और इस स्पेस में आपके कम हो गए, तब जब ये आयनों का जो क्या होता है, गैप होता है, इसे कहा जाता है प्रवणता, कहा जाता है ग्रेडियंट कहा जाता है। जैसे आप वेग प्रवणता लीजिए, दाब प्रवणता लीजिए, कोई भी प्रवणता मतलब होता है कि जो आयनों के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपके गैप रहेगा, तो कोई भी आयन या इलेक्ट्रॉन जो गैप को कम करने की कोशिश करेंगे। जब गैप कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, बनेगी, ठीक है। हो तो उस एनर्जी का उपयोग किया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इनके अंदर। आपको पता है यहाँ पे क्रिस्टी पढ़ा था अपने, किसे क्रिस्टी बोलते हैं, इस पर F1 कण पाया जाता है। F1 कण के एक्चुअल संरचना कैसे, F10 कण भी कहा जाता है,
कि इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये आपके क्या कहलाता है, ये पोर्शन F0 कण कहलाता है और ये F1 कहलाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज इसका कार्य है, ये क्या करता है, एडीपी के अंदर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़कर एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो ये अब क्या होंगे कि आयंस जो होंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर शेप, और आपकी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है, ठीक है, ये क्या होती है, इनपरमेबल होती है, मतलब अपने अंदर आर पार किसी को जाने नहीं देती है। लेकिन ये जो F1 कण होते हैं ये क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान में योगदान देते हैं, ठीक है, मूवमेंट करवाते हैं। तो इस F1 कण की सहायता से जब ये आयन एक जगह से दूसरी जगह मेम्ब्रेन में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर जो मेम्ब्रेन है, इससे जब ये आपके आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे या आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होंगे, F1 कण 0-1 कण से जाना पड़ेगा। और जब ये जाएंगे तो ये H+ आयन जो है ये क्या अगर इसकी ये इसमें जो एनर्जी होगी भाई, एक जगह से ये जो जैसे यहाँ इनके मान लीजिए मैट्रिक्स के अंदर से मान लीजिए H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा हो गई, और आपके ये जो आपके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसमें H+ आयन कम हो गए। अब ये H+ आयन इधर जाएगा, ठीक है, ताकि ये आपके बीच का गैप कम हो। गैप कम होगा तो क्या होगा, ऊर्जा जनरेट करेंगे। तो इस ऊर्जा को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम करेगा, जो किसमें उपस्थित है, F10 कण में उपस्थित है। और इस प्रकार से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो अपन को ये समझना है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। भाई एक NADH2 होता है, वो 3 एटीपी कैसे जनरेट करता है, एक FADH2 होता है, वो 2 एटीपी जनरेट कैसे करता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो ETS में यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं उसकी वजह से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। देखिए पहले इसको बना लेते हैं सिंपल से, इसको डायग्राम को बना लेते हैं भाई, किस प्रकार से ये ATS आपके जो बुक के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, किस प्रकार से बना हुआ है उसकी बात करते हैं। इसमें टोटल 4 संकुल पाया जाता है, मुख्य रूप से 4 संकुल बनाएंगे अपन, ठीक है। चार संकुल बना लेते हैं अपन सिंपल सा, जैसे बुक के अकॉर्डिंग दिया उसकी बात कर लेते हैं। कि फर्स्ट संकुल में क्या पाया जाता है, आपके FN प्रोटीन होती है और साथ में FES प्रोटीन पाई जाती है। ये 2 प्रोटीन आपके पाई जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी फर्स्ट संकुल है, इसकी ये फर्स्ट संकुल होगा सामान्य रूप से समझने के लिए। और इसमें क्या होता है, आपके जो NAD है ये आपके NADH2 का फॉर्मेशन करेंगे और NADH2 से वापस NAD का निर्माण होगा, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन आयन जो है, अभी देखिए बात करेंगे उसकी, ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये आपके क्या होता है, आपके फर्स्ट संकुल होता है। सेकंड संकुल जो होता है इसके अंदर, जैसे फर्स्ट संकुल बना लिया अपन ने, ठीक है। और सेकंड संकुल की बात करें, ठीक है, कि सेकंड संकुल जो रहेगा वो किस प्रकार से कार्य करेगा उसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट संकुल की बात हो गई, NADH2 जो होता है इसमें बन गया। दूसरे संकुल में आपके पाया जाता है FES प्रोटीन पाई जाती है। कि दूसरा संकुल बनाएं, दूसरे संकुल में क्या होती है, आपके FES प्रोटीन होती है, ठीक है। और तीसरे संकुल के अंदर आपके, तीसरे संकुल में पाई जाती है आपके साइटोक्रोम जो बी है, साइटोक्रोम को में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C पाया जाता है, C1 पाया जाता है। और लास्ट वाला जो चौथा संकुल है, उस चौथे संकुल के अंदर आपके क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 पाया जाता है। और लास्ट वाले 5वें संकुल में पाया जाता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 आपके इसमें क्या होते हैं, टोटल 4 संकुल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके सामान्य रूप से अपन बात करें, ठीक है भाई, किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है तो उसकी बात कर लेते हैं। देख लीजिए आप, सामान्य रूप से इसकी डायग्राम की बात करते हैं अपन। देखिए आप, कि कुछ इस प्रकार से ये पाया जाता है। ये FMN जो होता है ये एक किस में चेंज होगा, आपके FMNH2 बनाएगा, बाद में अपन बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन की। और ये आपके लगभग सभी प्रकार के एंजाइम्स हो गए। और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 2 संचालन में C के एक यूबिक क्विनोन भी पाया जाता है, यूबिक क्विनोन भी इसके मध्य में पाया जाता है। देखिए ये पूरी टोटल आपके संकुल हो गए, 4 संकुल हो गए। फर्स्ट संकुल ये हो गया आपका पहला, ये आपके फर्स्ट संकुल, सेकंड संकुल, और ये आपके थर्ड संकुल, और ये आपके फोर्थ संकुल हो गया, ठीक है।
ये इस प्रकार से थर्ड फोर्थ इस प्रकार ये संकुल पाए जाते हैं। और इनमें एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके ये जो संकुल होते हैं इस प्रकार से ये पाए जाते हैं इनके अंदर। ये देखिए संकुल के अवयव अपने लिख दिए हुए किसमें कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान रखें कि ये आपके मुख्य रूप से, अब इसमें क्या होगा, अब देखिए वो अपन प्रोसेस पढ़ना है। और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, आपके एक O2H2 अणुओं का निर्माण होगा, हाफ O2। अब देखिए वो प्रोसेस पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। देखिए उसको समझने के लिए आप समझिए कि जो बीच का प्रोसेस है ये हो रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, भाई अपन डायग्राम बनाया ना सामान्य रूप से, देखिए डायग्राम बनाया हुआ था, इसको वापस देखिए। और ये आपकी आंतरिक झिल्ली थी, तो ये बाह्य झिल्ली के इधर का जो पोर्शन है ये वाले, ये बाह्य झिल्ली का है सबके बीच में। जैसे एक इसको मैं समझाऊँ आपको, तो ये इधर वाला जो गैप है ये तो है आपके, ये इसे बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन बोला जाएगा। ये वाली स्पेस जो क्रिया होगी वो इधर वाला है, वो क्या हो गया आपके आउटर मेम्ब्रेन वाला। और इधर आप लिख लीजिए आउटर मेम्ब्रेन या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मान लीजिए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ये वाला। और इधर वाला जो स्पेस है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्पेस, MS साइड समझने के लिए क्या हुआ कि देखिए ये वाला जो स्पेस है ये तो बीच वाला स्पेस बना रहे हैं रेड वाला, और ये जो गैप है ये इस साइड की पोर्शन हो रहा है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक आप समझ लीजिए, दूसरा अपना आप समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पोर्शन क्या हुआ कि ये इनर आपके किसके अंदर हो रहा प्रोसेस, ये पूरा जो अंदर बना रखा है मैंने, देखो मैं एक आपको पूरा अलग, ये तो इस प्रकार से आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है कि इस प्रकार से ये बने हुए होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हटा के वापस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं किस प्रकार से ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए, उसकी बात करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा वापस बना लेते हैं समझने के लिए, आप देखिए। ये देख लीजिए अब, ये कौन सी जगह है आपके मैट्रिक्स साइड है ना, मैट्रिक्स वाला भाग है समझ लीजिए कि भैया अपन ने वापस देख लीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पढ़ रखा आपने, वैसे लो तो अच्छे समझ आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स साइड है, मैट्रिक्स साइड मतलब ये बीच अंदर वाला पोर्शन वाला इधर बना रखा है। और ये जो आपके इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन साइड है ये वाला, इस पर जो क्रिया होगी नहीं, पूरी अंदर जो क्रिया हो रही है वो इस पे हो रही है, ये समझ लीजिए। और इधर वाला जो आपके ये क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, सी साइड बोल दिया। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है कि सबसे किस प्रकार से क्रिया होती है। देखिए कि सबसे पहले जो इसमें क्या होता है कि भाई आपके जो NADH2 जो है, ठीक है, वह प्रोसेस क्या रहेगा, संकुल फर्स्ट को देखिए आप कि भाई NADH2 जो है वो क्या कार्य करता है आपके, कि इसके अंदर ये जो NADH2 है, NAD है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, दो हाइड्रोजन जो है इसके अंदर NAD जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बनाएगा आपके NADH2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये अपने से देखो, सॉरी इसमें क्या हुआ कि NADH2 जो है इसका क्या होता है आपके ऑक्सीडेशन होता है किसमें, NAD के अंदर। और NAD के अंदर ऑक्सीजन होगा तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये पाए जाते थे, NAD बना तो दो हाइड्रोजन जो है ये क्या होते हैं अंदर जाते हैं। इन दो हाइड्रोजनों को सबसे पहले ग्रहण करता है आपके FMN ग्रहण करता है। और ये FN क्या करता है, आपके फ्लेवोमाइट आपके प्रोटीन होती है FMN जो है, इसे क्या कहा जाता है, आपके प्रोटीन है FMN जो है। ठीक है, देखिए इसमें एक यूबिक्विनोन को छोड़ के, जैसे FES ये भी एक प्रोटीन है, FMN है ये भी एक प्रोटीन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये क्या करती है आपके प्रोटीन जो है FMN प्रोटीन दो हाइड्रोजन को ग्रहण करके क्या बनाएगी, FMNH2 बनाएगी। ठीक है, और ये FMNH2 जो बनेगा, ठीक है, इसके द्वारा ये दो हाइड्रोजन जो है फिर ये किसके द्वारा, FES के द्वारा होते हुए किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके यहाँ पे चले जाएंगे हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कितने, दो हाइड्रोजन आयन इधर चले जाते हैं, वापस इससे FMNH2 बनेगा, वापस FMNH2 से FN बनेंगे, तो ये दो हाइड्रोजन आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चले जाएंगे। और ये जो FES है इससे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, तो ये FES जो प्रोटीन पाई जाती है, इसके अंदर FES प्रोटीन पाई जाती है। तो ये FES क्या है, यहाँ पे +2 कंडीशन के अंदर है, सॉरी +3 कंडीशन के अंदर है, ये
फेरिक आयन की कैपेसिटी में, और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो किस में बदल जाते हैं, फिर 2 फेरस में बदल जाते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन जो है इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पड़े हैं, और जब ये 2 हाइड्रोजन है इधर इस साइड में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन की क्या होगी, आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, जब ये इधर ज़्यादा होगी इधर कम होगी, तो आपको पता है ये अपनी हाइड्रोजन आयन सांद्रता को कम करने की कोशिश करेगा। अब आपको पता है ये पूरी बाउंड्री है, इससे इसके अंदर आने, ये क्या इनपरमेबल है, किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देती है। तो ये इससे जो ये हाइड्रोजन आयन है ये इसमें अंदर आना चाहते हैं, मैट्रिक्स साइड में आना चाहते हैं, मतलब इस साइड में आना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, एक आपको पता भी मैं पढ़ाया था F10 कण पाया जाता है। तो ये कण यहाँ पे बनाता है, ये क्या कार्य करता है, इसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, और ये इस प्रकार की संरचना। तो ये आपकी F0 साइड होगी, ये F1 साइड होगी। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके इस साइड से होते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। जब ये प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक से कम की ओर जाती है, इससे एनर्जी जनरेट होती है, और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपके एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है, और पहला एटीपी यहाँ पे बनता है। समझ आ गई बात कि एटीपी किस प्रकार से बनी, आपके NADH2 से। तो इस प्रकार से पहले एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके द्वारा, F10 कण की सहायता से। फिर क्या होता है, इसी को आगे बढ़ाऊं, देखो इसी स्टेप को, फर्स्ट संकुल को आगे बात करूं मैं। तो ये आपके आयरन जो सल्फेट थे, इसमें अपन ने पढ़ लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसको मिटा दीजिए थोड़ा, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, यूबिक्विनोन H2 बना लेता है, 2 हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और वापस क्या बनाता है, यूबिक्विनोन बनाता है। जब यूबिक्विनोन वापस बनाता है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन वापस जाएंगे, इधर क्या होंगे, ये 2 हाइड्रोजन आयन आगे जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन आगे जाएंगे, तो इसको वापस क्या होगा, आपके ये 2 हाइड्रोजन जैसे यूबिक्विनोन से H2 बना, और यूबिक्विनोन से वापस आपके यूबिक्विनोन हाइड्रोजन से वापस यूबिक्विनोन बनेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन वापस क्या जाएंगे, आपके 2H+ किधर जाएंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाएंगे। जब ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाएंगे तो ये वापस इधर आने की कोशिश करेंगे। आपको पता है ये जो है इनपरमेबल F आर्गेमी है, इसको अंदर आने नहीं देती है, तो फिर वापस किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, वही इस ऑक्सीसोम की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीसोम का ये कौन सा साइज है, ये F0 है, ये F1 है। जब ये हाइड्रोजन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएंगे, मैट्रिक्स साइड की तरफ आएंगे, तो इससे क्या होगा, ये अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, और ये क्या करेगा, एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो ये एटीपी बन गया। तो इस प्रकार से दूसरी एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके आगे अपन बात करें, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स में बन गया, ठीक है, ये कौन सा भाग है, आपके सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन थर्ड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो इसमें वापस देखो, यहाँ बना लेता हूँ सेम चीज, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड, ये आपके इनर मेम्ब्रेन वाली साइड, और ये आपके मैट्रिक्स साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके कि यूबिक्विनोन जो है आपके वापस, जैसे यूबिक्विनोन बना हुआ था, यूबिक्विनोन आपको पता है क्या है कि यहाँ पे वापस आपके आयरन सल्फेट प्रोटीन पाई जाती है, कि अभी अपन ने पढ़ा था तीसरे कॉम्प्लेक्स, आपके सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या पाई जाती है, FeS प्रोटीन होती है। तो ये FeS वापस क्या करेगी, इनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो ये आपकी क्या होगी, फेरिक से किस में बदल जाएगी, फेरस में बदल जाएगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को वापस कौन ग्रहण करेगा, यूबिक्विनोन ग्रहण करेगा। तो यूबिक्विनोन क्या करेगा, आपके यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट होगा, यूबिक्विनोन से H2 से वापस जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और ये हाइड्रोजन आयन वापस इधर बढ़ेंगे, यूबिक्विनोन से वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इधर आएंगे वापस, तो क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक NADH2 से 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चलते रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे आपके थर्ड में जाएंगे, थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये थर्ड कॉम्प्लेक्स में कौन है, साइटोक्रोम बी, और देखिए बना देता हूँ, थर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या, साइटोक्रोम बी से क्या पाया जाता है, आपके साइटोक्रोम C1। तो इन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, आपके साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1, और फिर इन साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे कौन से, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो साइटोक्रोम के अंदर जाएंगे, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अभी इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके आगे, ठीक है, कि भाई आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके किस में, ये आयरन सल्फेट प्रोटीन्स होते हुए जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, कि भाई Fe+3 से Fe+2 का फॉर्मेशन होता है, इससे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रहे हैं। तो ये साइटोक्रोम बी से आपकी थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 के पास जाएंगे, साइटोक्रोम C1 से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम A के पास, और A से साइटोक्रोम लास्ट में किसके जाएंगे, साइटोक्रोम A3 के पास। कि साइटोक्रोम A3 लास्ट क्या है, ऐसा कंटेंट है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, कि भाई साइटोक्रोम A3 जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लास्ट में ग्रहण करने वाला होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण हो जाते हैं, उसके बाद ये
और यहाँ पे क्या होता है आपके जल अपघटन जो होता है FADH2 का, इससे अपघटन होने की वजह से क्या होता है आपके कि इसमें क्या होगा फॉर्मेशन आपके कि भाई साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास आए, उसके बाद लास्ट में क्या ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन को अंतिम रूप से ग्रहण करने वाला यौगिक कौन है आपके, तत्व कौन है, ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। और अभी अपने पढ़ा था ये 2 H+ जो है, ये H+ इधर आते हैं हाइड्रोजन के पास, ये 2 H+ और हाफ O2 क्रिया करके क्या बना देते हैं आपके H2O को फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें H2O का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन है आपके कि भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कि साइटोक्रोम A3 के पादे को यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही करने वाली प्रोटीन कौन सी है तो साइटोक्रोम A3। यदि पूछा जाए तत्व कौन सा है तो O2 कि भाई इलेक्ट्रॉन जो FeS से आ रहे हैं इसको साइटोक्रोम A3 ग्रहण करता है, A3 से कौन ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन ग्रहण करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्या है, ऑक्सीकरण फास्फोलिकरण है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ATP का निर्माण हो रहा है। तो NADPH2 से कितने ATP बने, 1, 2 और 3। और फिर FADH2 की बात करें तो FADH2 का प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखें। अब आप सोचो सर यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, तो FADH2 का प्रोग्राम यहाँ से शुरू होने का रीज़न है कि इसका जो आपके ऑक्सीकरण स्थिरांक आपके जो आपने रिडॉक्स आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर के भाई इनका स्थिरांक पाया जाता है, एक सारणी पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो वो इसमें उनके वैल्यू होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू पाई जाती है, वहाँ से इनका वैल्यू यहीं से मैच करता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके ETS का कि किस प्रकार से एनर्जी जनरेट होती है। अब मैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ आपको। ये तो सामान्य बात है भी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए कि भाई अपने अभी डायग्राम बनाया था, जैसे सेम वापस बना लेते हैं कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाए थे। तो 4 कॉम्प्लेक्स बनाए थे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में क्या पाया जाता है आपके FMN पाया जाता है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करें, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या पाया जाता है आपके FeS प्रोटीन पाई जाती है। थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करें आपके तो क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C पाए जाते हैं। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स की बात करूँ मैं आपके तो क्या पाया जाता है आपके साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 पाया जाता है। और फाइनली फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर तो आपके ATP सिंथेटेज एंजाइम होता ही है, ATP सिंथेटेज इस प्रकार से पाया जाता है। और हाफ O2 ये प्रोसेस हो गया। अब अपन बात करें इसमें कि संकुल फर्स्ट संकुल थर्ड, ये बात होगी। फर्स्ट संकुल में क्या होता है, NAD जो है आपके NADH2 जो है इसका क्या होता है आपके ऑक्सीडेशन होता है NAD के अंदर। और NAD के अंदर ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो आपके FMN प्रोटीन तो पाई जाती है। तो FMN प्रोटीन जो होता है इसमें क्या होता है, FAD जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होगा, इन 2 हाइड्रोजन को ग्रहण करके क्या बनाता है, FADH2 बनाता है। और FADH2 वापस क्या करता है आपके FAD का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होते हैं 2 H+ बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये 2 H+ जो होते हैं इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या होता है आपके ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है इसमें गैप आने की वजह से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में FeS जो है इसके अंदर क्या है आपके कि वापस यहाँ पे ADP का फॉर्मेशन होगा और आपके इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ने से एक ATP का फॉर्मेशन और होता है। और फोर्थ क्या होगा यहाँ पे कि एक ADP का जो आपके इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा और एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ होता है। तो टोटल एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लास्ट रूप से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो प्रोटीन है आपके साइटोक्रोम A3 होता है। और तत्व की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, O2 के पास जाते हैं, क्योंकि FeS जो है ये FeS ये आपके क्या होते हैं Fe+3 से Fe+2 में बदलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हुए इधर जाते हैं, फिर इधर से आपके यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से फिर यहाँ, इस प्रकार से मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। ETS का भी किस प्रकार से होता है कि भाई इसमें FADH2 जो है FADH का जो है वो यहाँ से शुरू होगा। रीज़न कि FADH का जो आपके रिडक्शन स्थिरांक जो होता है वो इसी के अकॉर्डिंग मैच करता है। तो FADH2 से 2 ATP बनते हैं और NADPH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, ऑक्सीजन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन कौन सी है, साइटोक्रोम A3। कौन सी प्रोटीन ही होती है, तो एक यूबिक्विनोन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। यूबिक्विनोन जो यूबिक्विनोन H2 बनाता है, ठीक है। ये एक प्रोटीन ही है, यूबिक्विनोन कोई प्रोटीन नहीं होती है। तो ये अपने पूरी जानकारी ले ली। देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें कि भाई क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बनने वाले जो NADH है एंजाइम जो है वो इनका क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये NAD का फॉर्मेशन करते हैं। और NAD का जो आपके क्या होता है, NADH2 का NAD में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके एरिया में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली
पर पाए जाने वाले संकुल प्रथम के घटकों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ये घटक प्रमुख रूप से क्या करते हैं, यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडेक्टेज और फ्लेविन माइनो आपके मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, ठीक है, और पाया जाता है। और संकुल सेकंड के अंदर क्या पाया जाता है आपके कि FAD जो होता है वो FADH2 में बदल जाता है और इसके द्वारा क्या होते हैं, ये आपके ग्रहण किया जाता है इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद इस प्रकार जो पूर्ण आपके अपचित हुआ यूबिक्विनोन, ये यूबिक्विनोन क्या होता है आपके अपचित हो जाता है हाइड्रोजन जोड़ने की वजह से, तो यूबिक्विनोन के इलेक्ट्रॉन जो आपके संकुल थर्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं और संकुल थर्ड में क्या होते हैं, साइटोक्रोम B व C1 होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, साइक्रोम आपके थर्ड के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम B और C1 ग्रहण करते हैं। और ये साइटोक्रोम C जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर बाह्य झिल्ली सतह संबंधित प्रोटीन जो होते हैं उनको क्या करता है, संकुल थर्ड से फोर्थ में स्थानांतरित करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, थर्ड से फोर्थ में चले जाते हैं। और यहाँ पे साइटोक्रोम कौन सा पाया जाता है, आपके A और A3 पाए जाते हैं जो फोर्थ संकुल का निर्माण करते हैं। देखिए फर्स्ट संकुल, सेकंड संकुल, थर्ड संकुल और फोर्थ संकुल, तो ये फोर्थ संकुल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है अनेक वाहकों से गुजरते हुए फोर्थ आपके साइटोक्रोम A3 के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ATP सिंथेटेज संकुल पाया जाता है, ये रहा, ठीक है। और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ADP क्या बना देता है, ATP का फॉर्मेशन कर देता है। और इस प्रक्रिया में ATP जो अणु है वो क्या होते हैं, एक NADPH2 3 ATP का निर्माण होता है, बना रखा है। और FADH2 वहाँ से शुरू होता है FADH2, ठीक है। तो ये कहते हैं अणु बनाता है आपके दो अणुओं का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन बचा है इसको हाइड्रोजन को ग्रहण करके क्या बना लेगा, आपके हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे और ये आपके जल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और जल का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। इसलिए से क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण मतलब ऑक्सीजन की वजह से ATP का फॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए से बोला जाता है ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। तो इस प्रकार से ETS चक्र कंप्लीट होता है आपके कि भाई ETS चक्र क्या है, इसका पूरा प्रोसेस हो गया। अब देखिए ATS की प्रक्रिया पूरी होगी। अब अपने नेक्स्ट हेडिंग आती है ATP संश्लेषण का रासायनिक पराश्रयणी सिद्धांत, कि भाई ATP का रासायनिक पराश्रयणी सिद्धांत क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है। इसकी बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई ATP का रासायनिक पराश्रयणी सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से ATP फॉर्मेशन होता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी किस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन होता है। ATS सिस्टम को पढ़ना अच्छे से सिंपल सा है।